मित्रों नमस्कार। अपनी बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवदत्त गुप्ता। मित्रों आज मैं बात करूंगा बीजेपी का जीतना और विपक्षी पार्टियों का रोना। अब उनको कुछ ना कुछ तो दोष देना ही है। सबसे बढ़िया है उनके पास जो तरीका है वो है ईवीएम का। ईवीएम हैक करके बीजेपी जीतती है, ऐसा विपक्षी लोगों का कहना है। अन्यथा वो ये बोलते हैं कि हमारे पार्टी के इतने सारे वोटर हैं, वो कहाँ चले गए, और जब वो वोट देने आए तो ये कैसे हो सकता है वो सारे वोट बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टी में चले जाएं। उनको ये नहीं मालूम कि अगर ईवीएम खराब है तो महाराष्ट्र में ही खराब क्यों है, झारखंड में क्यों नहीं खराब है, हरियाणा में क्यों खराब है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं खराब है, जम्मू क्षेत्र में क्यों खराब है, श्रीनगर क्षेत्र में क्यों नहीं खराब है। ये सब चीजों का उत्तर उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए, और वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए थे वो एनजीओ कांग्रेस की तरफ से मिली भगत के साथ वो लोग गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये बताइए कि ईवीएम को हटा के अगर हम बैलेट पेपर कर देते हैं उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। बोले कि इसमें भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार कैसे है। उन्होंने कहा चुनाव आयोग भ्रष्टाचार करता है। उन्होंने कहा ये तो कोई बात नहीं रही, इससे ईवीएम का भ्रष्टाचार से क्या लेना देना। उन्होंने फिर जो एनजीओ गए थे उन्होंने फ्रांस का नाम लिया, अन्य देशों का नाम लिया कि सब वहां तो बैलेट पेपर चलते हैं। उन्होंने ये कहा कि वो बैलेट पेपर जो चलते हैं ना, वो देश कितने छोटे हैं, एक पश्चिम बंगाल के बराबर भी नहीं है। ये भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर आप किस किस ओर जाना चाहते हैं, आप क्या पीछे लौटना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं आपको एक किस्से सुना रहा हूं कि बैलेट पेपर से क्या होता था। जब लोकपति त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे थे तो वो जीतने जा रहे थे। जो विपक्षी पार्टी का जो कैंडिडेट था उसने कहा ये तो जीत रहे हैं और मैं हार रहा हूं। तब उसने क्या किया, टैंकर में पानी भर के लाया और हर उस पर जाके बैलेट पेपर के अंदर बैलेट बॉक्स में पानी डाल दिया, जिससे क्या हुआ, चुनाव रद्द हो गया और फिर दोबारा चुनाव हुए जिसमें लोकपति त्रिपाठी जी जीत गए। उसी प्रकार से जवाहरलाल नेहरू के जमाने में बैलेट पेपर से जब चुनाव होते थे तो क्या हुआ, उसमें बलरामपुर में जो चुनाव हो रहा था तो गोविंद बल्लभ पंत जी वहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो बलरामपुर में जवाहरलाल नेहरू का पिताजी जिसको खड़ा किया था उसको हर हालत में जिताना जवाहरलाल नेहरू के लिए जरूरी था। अब काउंटिंग हो गई, काउंटिंग के बाद वो जीत घोषित हो गई और उसको प्रमाण पत्र दे दिया गया जीत का। किसको, जो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, कैंडिडेट के खिलाफ खड़ा हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का फोन आता है गोविंद बल्लभ पंत के पास कि नहीं, ये जीतना चाहिए। और गोविंद बल्लभ पंत ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ तो डीएम ने सर्टिफिकेट भी दे दिया उसको। उसने मैं कुछ नहीं जानता, अब आप देख लीजिए, उसको जीतना है। तो गोविंद बल्लभ पंत ने डीएम को फोन किया, कहा कि भाई देखो मेरी भी नौकरी खतरे में, तुम्हारी भी नौकरी खतरे में है। अब कुछ भी ऐसा करो जो काम जो जवाहरलाल नेहरू ने बोला है वो हो जाए। तो डीएम ने फिर रिकाउंटिंग के लिए एक एप्लीकेशन दिलवाई
जवाहरलाल नेहरू के प्रत्याशी से, और वो रिकाउंटिंग हुई और रिकाउंटिंग में उसको जिताया गया। ये था बैलेट पेपर का कमाल। अब ईवीएम में ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं। बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही कहना चाहिए कि इसमें कोई गड़बड़ी की गुंजाइश ही नहीं है। अभी कुछ साल पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 3 दिन का समय दिया विपक्षी पार्टियों को कि आप पर जितने भी एक्सपर्ट हैं ईवीएम के, जो कह रहे हैं हैक हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, आप 3 दिन का समय देते हैं। आप 3 दिन में आप अपने एक्सपर्ट को ले आइए और अपना उसमें जो आपकी कहना है उसको सिद्ध कर दीजिए। लेकिन 3 दिन गुजर गए, कोई भी पार्टी का प्रत्याशी या पार्टी वहां नहीं पहुंची, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो हारना है तो ईवीएम को दोष देना है। अब उत्तर प्रदेश में देखिए क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में ईवीएम को दोष नहीं दे रहे, ईवीएम को दोष ना देकर ये कह रहे हैं कि प्रशासनिक कर्मचारियों ने हमारे वोटर को आने से रोका। अब ये बताइए कि जब कोई व्यक्ति गुप्त अपना मतदान करता है तो कैसे मालूम पड़ेगा ये किसका वोटर है, और कैसे उन्होंने रोका कि इनको वोट नहीं देने देना है। इसका मतलब ये हुआ कि वोटरों की पहचान है, जबकि पहचान नहीं होनी चाहिए कि कौन किसका वोटर है। ये तो वहां पर वोट डाल के आता है और उसके बाद मालूम पड़ता है कि ये कौन जीता कौन हारा। लेकिन सापा को बहाना चाहिए, सापा को ये बहाना चाहिए कि हम हारे तो इस कारण से हारे कि हमारे वोटरों को वोट नहीं डालने दिया गया। कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं जो सापा के प्रमुख अखिलेश यादव जिस तरह की बातें करता है, उससे तो यही लगता है कि ये बेपैर की बातें हैं। अब ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर करना, मैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बोलूंगा, क्या वो पानी के जहाज से विदेश यात्रा करेंगे? क्या वो हवाई जहाज से क्यों करते हैं? भाई बहुत से देशों में पानी के जहाज से भी करते हैं यात्रा, तो लेकिन तुम क्यों नहीं करते हो? तुम क्यों उन्नत 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 हवाई जहाजों के में सफर करते हो? ये इसका इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। पहले हम कागज की नाव बनाया करते थे और कागज की नाव पानी में तैराया करते थे। ये वो वाला जमाना चाह रहे हैं कि हम वो कल्पना करें पानी की जहाज न होकर पानी में जो कागज की बोट चलाते हैं वो कल्पना कर रहे हैं। ये देखिए इतनी इनकी मति भ्रष्ट हो गई है कि हारने के बाद क्या क्या बहाने लगाए जाते हैं। अब सारे रिजल्ट आ गए हैं। लगभग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का देवेंद्र फडणवीस का बनना तय हो गया है। उसके बाद अब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में ये इंडिया गठबंधन में बहुत भयंकर तरीके से लड़ाई शुरू हो गई है। शिवसेना का ये कहना था कि भाई हमको ज्यादा सीटें नहीं दी गई और कांग्रेस ने ज्यादा सीटें लड़ी और हमसे कम सीटें पाई। सापा ये कह रही है हमको हरियाणा में एक भी सीट नहीं दी गई और खुद अकेली लड़ी, वरना हम भी वहां पर सीट ले आते। तो कांग्रेस जो है अपने आप को बहुत बड़ा समझती है, कुछ भी नहीं है। इधर कांग्रेस ने, मेरा जो आकलन है, सापा को वहां पर हरवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि उनके कोई भी नेता प्रचार प्रसार के लिए नहीं निकले थे। अब आपस में जो जूतम प्रचार हो रही है उसका ये अंत यह है कि ममता बनर्जी ने बोला कि हमारे यहाँ किसी तरह का कोई गठबंधन, कोई इंडिया गठबंधन नहीं रहेगा। दिल्ली के चुनावों में जो विधानसभा के अगले जनवरी में होने वाले हैं, वहां पर किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं रहेगा। अब आप इससे समझिए जो
एकला चलो और बेमेल गठजोड़ कर रहे थे, और अब आपस में इनकी जूतम पजार होने जा रही है। आप देखना कुछ दिनों के बाद सबके सुर अभी से अलग हो गए हैं। मैं आज टीवी डिबेट में देख रहा था, सबके सुर अलग अलग हो गए हैं। कोई भी पहले जिस तरह से बोलते थे नहीं हम हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि आज जो कल जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है और उन्होंने लताड़ लगाते हुए कहा कि इस तरह की क्यों तुम बार बार मसौदा लाते हो सुप्रीम कोर्ट में कि ईवीएम को समाप्त कर देना चाहिए, ईवीएम समाप्त नहीं होगी। और ये विपक्षी पार्टियों को बहुत बड़ा झटका। उसके बावजूद भी बेसब्रई से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हम ईवीएम को नहीं चाहते, उसको अलग रखो, उसको गुजरात में भिजवा दो, वहां गोदामों में भिजवा दो, हम तो बैलेट पेपर चाहिए। अब इस बेवकूफ मतलब कांग्रेस से पूछा जाए कि हार का मतलब ईवीएम नहीं है, हार का मतलब तुम्हारी नीतियां, तुम्हारे सोच विचार, और सिर्फ मोदी और अडानी को लेकर तुम बातें करते हो, देश की समस्या के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते हो कि निचले स्तर पर जो मनुष्य त्रस्त है उसके बारे में बिल्कुल नहीं बात करते हो। अब छोटे लोगों को मोदी जी या अडानी से क्या लेना देना? वो बेचारा अपना सुबह से निकलता है काम के लिए और शाम को वापस आता है, उसको अडानी ने कौन सा धोखा दे दिया? तो ये जो बातें हैं कांग्रेस की, वो बिना सिर पैर की होती है, जिसे आम मानस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ऐसी बातों से। कांग्रेस को अगर जीतना है, आना है, तो सबसे पहले मोदी से बैर खत्म करना पड़ेगा। और समाज में जो कुरीतियां हैं, भ्रष्टाचार है, अगर है, छोटे लेवल पर भ्रष्टाचार है, उसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। आदमियों की नवज पकड़नी पड़ेगी कि आम आदमी किससे त्रस्त है। आम आदमी अडानी से त्रस्त नहीं है। आम आदमी को तो अडानी नौकरी दे रहे हैं, आम आदमी को तो नौकरी मिल रही है, आम आदमी को तो जितने भी बड़े बड़े कारोबारी हैं उनसे गवर्नमेंट को भी बहुत इनकम टैक्स मिलता है, सेल्फ जीएसटी मिलता है, आम आदमी को उससे लाभ हो रहा है। लेकिन ये अडानी और गांधी जी को वो सॉरी मोदी जी को ऐसे चाहते हैं कि इनको हम किस तरह से खत्म करें। तो मित्रों, आपके विवेक पर है, आप खुद समझदार हैं, आप सोचें क्या कांग्रेस सही राह पर चल रही है? अगर मेरी बात अगर आपको सही लगे तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज इस अंक में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।